हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 12 चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज 4.5 एंड टॉपिक है मैट्रिक्स मेथड। चलिए समझते हैं मैट्रिक्स मेथड में होता क्या है और हमें करना क्या है। इसमें बेसिकली 2 या 3 इक्वेशन हो सकती हैं इस फॉर्म में a1x प्लस b1y प्लस c1z a2x प्लस b2y प्लस c2z एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z और इज इक्वल में होगा इधर d1 d2 d3। बेसिकली हमें फाइंड करना है एक्स वाई जेड का वैल्यू, और वो भी किस मेथड से, मैट्रिक्स मेथड से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आया हुआ है, 5 से 6 मार्क्स तक आता है, कभी 5 और कभी 6 मार्क्स में, तो अच्छे से समझिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, मैट्रिक्स में लिखना है कोफिशिएंट्स को a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3 एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स को मैट्रिक्स में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 और दूसरे मैट्रिक्स में हमको लिखना है एक्स वाई जेड वेरिएबल्स एक्स वाई जेड और इज इक्वल में ये कॉन्स्टेंट्स d1 d2 d3। अब इस वाले मैट्रिक्स को हम लेंगे a और इसको लेंगे हम x और इस मैट्रिक्स को लेंगे हम b। ठीक है जी, ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा ए एक्स इज इक्वल बी। ठीक है, सो ए एक्स इज इक्वल बी, ए एक्स यहाँ से मिलेगा ना, ए एक्स और इज इक्वल बी। अब यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू लूँगा, तो क्या करूँगा, देखिए एक को उधर लेके जाऊँगा बी की साइड, तो ये हो जाएगा एक्चुअल में 1/a इंटू बी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स इज इक्वल, एक को ऊपर लेके जाऊँ तो a इनवर्स इंटू बी। करेक्ट। अब a इनवर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 1/a को a इनवर्स लिख सकते हैं ना। अब a इनवर्स को कैसे फाइंड करते हैं हम, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a और इनटू में b। करेक्ट, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू में b है। तो इसको मैट्रिक्स मेथड यूज़ करने के लिए हमको ये अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेथड तो आपको जो लगाना है वो ये है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स मेथड से, और ये ए इनवर्स का वैल्यू निकालने के लिए है। ठीक है, ये इसका सब मेथड है। अब ये आपने कर लिया, तो उसके बाद आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो इसमें यूज़ होने वाली हैं एक्सरसाइज 4.5 में फर्स्ट 6 क्वेश्चंस के अंदर। वो तभी कर पाओगे जब आप इन कंडीशंस को अच्छे से लर्न कर लोगे जो मैं बताने वाला हूँ। वो है सर कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी, जो हमें याद रखना है। कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी टेंसी। चलिए फर्स्ट कंडीशन होगी क्या, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू अगर कितनी आ जाए, इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो ना आए, कुछ भी आए, देन जो सिस्टम है, जो गिवन इक्वेशन है, में 2 या 3 जो भी हैं, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है जिसके सॉल्यूशन होते हैं 2 हों या 2 से ज़्यादा हों, या
एक हो, मतलब सॉल्यूशन होने चाहिए, वो कंसिस्टेंट है, एक हो या दो हो, ठीक है, सॉल्यूशन होने चाहिए तो कंसिस्टेंट होती है। बट यहाँ पे कंसिस्टेंट, अगर इस कंडीशन में क्या है, कंसिस्टेंट कैसी हो, वो यूनिक सॉल्यूशन के साथ हो, मतलब कंसिस्टेंट तो हो, सॉल्यूशन तो हो, लेकिन कैसा होना चाहिए, विद यूनिक सॉल्यूशन। अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं आ रही, विद यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है जी। अब नंबर 2 समझते हैं। इफ डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू आ जाए जीरो एंड ये जो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ये और इसका वैल्यू आ जाए नॉन जीरो, ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो, तब क्या होगा, एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, is not equal to 0, then the system of equation is inconsistent, वो inconsistent हो जाएगा, inconsistent means वो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। कंसिस्टेंट में तो सॉल्यूशन होगा, एक हो, दो हो, ज़्यादा हो, लेकिन इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है, इनकंसिस्टेंट का मतलब है देर इज नो सॉल्यूशन, इन इनकंसिस्टेंट, देन देर इज नो सॉल्यूशन, इट मीन्स नो सॉल्यूशन, एक्स और वाई की कोई वैल्यू नहीं आएगी, करेक्ट। अब चलते हैं नंबर 3 पे। तीसरा पॉइंट, तीसरी कंडीशन, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल 0 एंड adjoint of A into B वो भी किसके इक्वल आ जाए, जीरो के, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट with infinite many solutions। ये तीनों कंडीशन आपको अच्छे से याद रखनी है, एक बार समझ लेते हैं दोबारा से। देखिए, कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी, फर्स्ट वन मैंने बताई, अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है तो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट होगा मतलब उसमें एक्स और वाई की एक या दो वैल्यूज़ होंगी, मीन्स, और यहाँ पे क्या है, ए डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू अगर जीरो नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट का मतलब एक या दो वैल्यू होंगी, बट इस कंडीशन में केवल यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब एक्स और वाई की एक एक वैल्यू ही आएंगी फर्स्ट वाली कंडीशन में। वो कंसिस्टेंट तो होगा, मतलब उसके सॉल्यूशंस होंगे, बट एक ही सॉल्यूशन होगा, करेक्ट। दूसरा मैंने बताया, अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो हो बट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू जीरो के इक्वल ना हो, नॉन जीरो हो, तब सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट रहेगा, इसका मतलब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, मतलब एक्स और वाई की कोई वैल्यू नहीं आएगी। तीसरा मैंने बोला, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जीरो है और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू भी जीरो है, तब जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट होगी। और कैसे होगी कंसिस्टेंट, मतलब उसके सॉल्यूशन कैसे होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, फर्स्ट वाली कंडीशन में यूनिक और लास्ट वाली में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, दोनों में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं एक्सरसाइज 4.5, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें x प्लस 2y इज इक्वल टू, एंड सेकेंड है x प्लस 3y इज इक्वल 3, दो इक्वेशन है, क्वेश्चन 1 में दो इक्वेशन है, x प्लस 2y इज इक्वल टू एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल 3। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले ये इक्वेशंस को ही लिख लो आप, x प्लस 2y इज इक्वल टू एंड 2x प्लस
3y इज इक्वल 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक मैट्रिक्स में लिखना है कोफिशिएंट्स को एक्स और वाई के। यहाँ 1 है, ये 2 है, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 2 और यहाँ वाई का 3। देखो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 1, यहाँ वाई का 2, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 2, वाई का 3। और दूसरे मैट्रिक्स में आपको लिखना है एक्स और वाई, दो ही वेरिएबल है ना, एक्स एंड वाई, और इज इक्वल में ये कांस्टेंट, ये लिख लिया आपने 2 एंड 3। अब इसको हमने क्या लिखना था, इस मैट्रिक्स को ए, ठीक है, इसको लिखना था हमने एक्स, और इस मैट्रिक्स को लिखना था हमने बी। ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगा, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू फाइंड करूँगा। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू सबसे पहले ये है मैट्रिक्स, इसमें डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू फाइंड करें तो 1 इंटू 3, 3 माइनस 2 टू जा 4, तो कितना मिला -1, एंड विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। और मैंने क्या बताया था, अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू, फर्स्ट पॉइंट था ना, फर्स्ट कंडीशन डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट। सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन 1। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है 2x माइनस वाई इक्वल 5 एंड x प्लस वाई इक्वल 4। सबसे पहले इक्वेशन को लिख लो आप, 2x माइनस वाई इज इक्वल 5, एंड सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल 4। अब इसके बाद क्या करना होता है, मैंने बताया था आपको, पहले हम कोफिशिएंट्स को मैट्रिक्स में लिखेंगे, x का कोफिशिएंट्स और y का। यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ y का है -1, x का एक कोफिशिएंट यहाँ 1 है और y का कोफिशिएंट यहाँ 1 है। अब दूसरे मैट्रिक्स में हमने लिखना वेरिएबल x एंड y, और इज इक्वल में कांस्टेंट क्या है 5 एंड 4। ठीक है जी। इसको हमने क्या लेना था, मैट्रिक्स ए, इसको मैट्रिक्स x और इसको मैट्रिक्स b। अब इसके बाद मैं डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू फाइंड करूँगा। सबसे पहले तो देखो ये है 2 इंटू 1, 2 1 जा 2, -1 की 1 में करूँ तो -1, यहाँ भी -1, तो ये आ गया +1। ठीक है जी, -1 और यहाँ भी माइनस, तो +1 आ गया, तो ये कितना हो गया, इज इक्वल हो गया 3। इसका मतलब है डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0। सो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले इन इक्वेशंस को लिख लेते हैं, x प्लस 3y इज इक्वल 5, एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 6y इज इक्वल 8। अब मैंने क्या बताया था, पहले हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें कोफिशिएंट्स लिखेंगे x और y के। तो यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 3, x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 6, और दूसरा मैट्रिक्स वेरिएबल के लिए कौन, कितने वेरिएबल हैं, 2, x एंड y इज इक्वल कॉन्स्टेंट्स 5 8। अब मैं क्या करूँगा, ये जो है फर्स्ट वाले को हमने मैट्रिक्स ए, और इसको क्या लिया था, मैट्रिक्स एक्स, और इसको लिया था हमने बी। और मैं डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू फाइंड करूँगा। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू देखो, 1 इंटू 6, 6 माइनस 3 टू जा 6, 6 माइनस 6 0, मतलब हमको डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू मिली 0। कंडीशन सेकंड में और थर्ड में ये बात है कि अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 है तो मैंने क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए, और बी हमारे पास है, तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे हम। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करूँगा, देखिए एडजॉइंट ऑफ ए मैं कैसे फाइंड करूँगा, देखना जरा, मैं कोफैक्टर्स और उसका फिर ट्रांसपोज करूँगा। ठीक है, अब
एडजॉइंट ऑफ ए, करेक्ट, एडजॉइंट ऑफ ए लेना है मुझे। तो मैं क्या करूँगा, मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर्स लेने हैं, इसके जो डिटर्मिनेंट है उसके कोफैक्टर्स लेंगे। तो देखो ये इनका होना इंटरचेंज, 1 और 6 का, यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। अब इनके होने साइन चेंज, ये भी माइनस का बनेगा, ये भी, ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अब इनका करूँगा मैं ट्रांसपोज, तो ये मिल जाएगा मुझे, मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाऊँगा। देखो 6 - 3, तो कॉलम हो गया फर्स्ट 6 - 3, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बनेगी -2 एंड 1। तो ये आ गया मेरा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई ये 6 - 2 - 3 1। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी फाइंड करूँगा। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी फाइंड करूँगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमने ये निकाला है, लिख लेते हैं इसको, 6 - 2 - 3 1 इंटू बी। बी है हमारे पास ये 5 8। अब मैं करूँगा इनकी मल्टीप्लाई। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करते हैं। 6 × 5, 6 5 से 30 प्लस -2 × 8, तो -16 हो गया रो का कॉलम में। अब दूसरा -3 × 5, तो -15 प्लस 1 × 8 8। अब देखो कितना मिला, ये हो गया 30 और -16, तो हमको मिलेगा कितना 14, -15 और +8, तो कितना मिला हमको -7। क्या ये 0 है? नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये सेकंड वाली कंडीशन है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल 0 बट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी is not equal to 0, so then system of equation is inconsistent। बस समझ में आ गई। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है बट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 नहीं है, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगा, मतलब उसमें एक्स और वाई की कोई वैल्यू नहीं आएगी, नो सॉल्यूशन होगा। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 इक्वेशन है। तो सबसे पहले तो मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, x + y + z = 1। दूसरा है 2x + 3y + 2z = 2। देन ax + ay + 2az = 4। अब मैं सबसे पहले एक मैट्रिक्स बनाऊंगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड के लिए। ठीक है, अब देखो ज़रा, एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, वाई का भी 1 है, जेड का भी 1 है। एक्स का यहाँ पे 2 है, वाई का यहाँ पे 3 है, जेड का यहाँ पे 2 है। एक्स का यहाँ ए, यहाँ भी ए और यहाँ 2a। अब दूसरा को मैट्रिक्स होगा वेरिएबल के लिए, वो है एक्स वाई जेड। और नेक्स्ट होगा इज इक्वल के बाद कांस्टेंट 1 2 एंड 4। इसको हमने लिखा है मैट्रिक्स ए, इसको हमने लिया था मैट्रिक्स एक्स और इसको बोला था आपको मैट्रिक्स बी। अब सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है जी, कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। देखो कैसे, ये मैं रो वाइज करना है। तो देखो सबसे पहले मैं प्लस और ये फर्स्ट एलिमेंट 1,
उसके बाद मैं क्या करूँगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करूँगा। ये बचेगा 3 2 a एंड 2a, तो 3 2 6a माइनस 2a, 6a माइनस 2a। उसके बाद मैं लगाऊंगा माइनस, और ये नेक्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो का 1 है, -1। फिर अब क्या करूँगा, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को हाइड करूँगा, तो बचेगा 2 2a 2a, 2 इंटू 2a 4a माइनस 2a, 4a माइनस 2a। उसके बाद प्लस ये एलिमेंट 1। अब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड हो जाएगा, बचेगा 2 3a, तो 2a माइनस 3a, 2a माइनस 3a। ठीक है जी। अब देखो ये 1 इंटू कितना बचा यहाँ पे 4a, माइनस 1 इंटू यहाँ पे कितना बचा 2a, प्लस 1 इंटू कितना बचा -a। अब ये हो गया हमारा 4a माइनस का 2a और माइनस का a। अब ये हो गया हमारा 4a माइनस 3a। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट a की वैल्यू आ गई हमारी a, एंड विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हेंस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, तो हमारे पास 3 इक्वेशन है। तो पहले मैं जो वेरिएबल हैं उनके कोफिशिएंट का मैट्रिक्स बना लेता हूँ। क्या बनाना है हमको, पहले कोफिशिएंट का मैट्रिक्स। यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 3, यहाँ -1, यहाँ -2, 3 -1 -2। सेकेंड रो में देखो ज़रा, एक्स है ही नहीं, तो एक्स का कोफिशिएंट हो गया 0, वाई का है 2 एंड जेड का है -1। अब थर्ड रो में एक्स का 3, वाई का -5 एंड जेड का हो गया 0, जेड है ही नहीं। अब चलेंगे वेरिएबल वाला, वो कितना है, एक्स वाई और जेड है, एक्स वाई जेड इज इक्वल कांस्टेंट 2 -1 एंड 3। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, डिटर्मिनेंट इसको हम लेंगे, डिटर्मिनेंट ए, इसको सॉरी मैट्रिक्स ए, ये हो गया मैट्रिक्स एक्स और ये हो गया आपका मैट्रिक्स बी। सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। फर्स्ट रो से करते हैं। ये पहले प्लस में 3, उसके बाद ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करो, 2 इंटू 0 0, -1 इंटू -5, ये हो गया 5। उसके बाद हमने लगाना है माइनस, और यहाँ भी माइनस है, तो हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 1। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड करना है, तो 0 इंटू 0 कितना हो गया 0, -1 इंटू 3 -3, और ये यहाँ माइनस है तो हो गया +3। ठीक है जी। अब ये इससे पहले लगना है प्लस, और यहाँ माइनस है तो ये हो गया -2। अब हमने हाइड करना है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 0 इंटू -5 0, -2 3 जा 6। अब देखो जरा, 3 का -5 में मल्टीप्लाई करो -15, और 1 का 3 में करें तो +3, -2 का -6 में करो तो प्लस का 12। अब ये हो गया -15 और प्लस का 12, 3 15। तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ गई 0। तो अब हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अब मैं फाइंड करूँगा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है जी। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, कैसे करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे हम कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ज़रा। सबसे पहले तो ये फर्स्ट रो का तो हमने यहाँ निकाल ही रखा है, ये जो ब्रैकेट के अंदर है इनको उठा के लिख लो। ये सबसे पहले साइन लगा लेते हैं। यहाँ पे कैसा आएगा 1 1 प्लस आएगा, फिर माइनस वाला आएगा,
फिर प्लस वाला आएगा एलिमेंट, यहाँ पे माइनस वाला आएगा, यहाँ प्लस वाला और यहाँ माइनस वाला। 2 1 2 2 2 3 करेक्ट। 3 1 प्लस माइनस प्लस, ये तो लगना ही है इन कोफैक्टर से पहले। और फर्स्ट वाली रो के कोफैक्टर्स की वैल्यू एक तो यहाँ से मिली हमको -5 और यहाँ प्लस है, तो ये लिख लो -5 एज इट इज़, ये 3 एज इट इज़ और ये -6। ठीक है जी। अब हम सेकंड रो के लिए देखो क्या करेंगे। सेकंड रो के लिए क्या करूँगा मैं, यहाँ पे ये और ये हाइड होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये बचेगा 1 -1 इंटू 0 0 और ये -2 और -5 का मल्टीप्लाई करो तो प्लस का 10, 0 -10 तो ये आ जाएगा -10। अब यहाँ देखो ज़रा, अब हमने क्या करना है, सेकंड रो सेकंड कॉलम को हाइड करेंगे, तो 0 इंटू 3 0 0 इंटू 3, क्योंकि सेकंड रो सेकंड कॉलम हाइड हो गया, 0 इंटू 3 0, -2 का 3 में करोगे तो -6 0 -6, तो ये हो गया -6। अब यहाँ पे आते हैं, सेकंड रो थर्ड कॉलम हाइड करेंगे तो मिलेगा क्या, ये हो गया 3 5 15 -15 माइनस, और ये हो गया माइनस का 3 -15 और +3, तो ये हो गया -12। ठीक है जी। अब चलेंगे यहाँ थर्ड रो में, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हाइड करेंगे, -1 इंटू -1 कितना हो गया 1, और ये हो जाएगा आपका -4 और वहाँ भी माइनस है, तो 1 + 4 यानी कि 5 हो गया। ठीक है जी। अब थर्ड रो सेकंड कॉलम हाइड होगा, 3 का -1 में -3 और ये 0 0 इंटू -2, तो माइनस, और यहाँ भी माइनस, ये -3 ऐसे लिख लो। अब लास्ट में चलते हैं, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम हाइड होगा, 3 2 6 -0, तो ये हो गया 6। अब कितना मिला ये, एडजॉइंट ऑफ ए देख लेते हैं, ये हो गया -5, सॉरी थोड़ा बड़ा, -5 हो गया। ठीक है जी। ये हो गया -3, ये हो गया -6, ये हो गया +10, ये -6, ये हो गया +12, 5 3 6, और इसका लेना हमको ट्रांसपोज, ये कोफैक्टर्स थे। अब इनका ट्रांसपोज मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगा, -5 -3 -6 10। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाएंगे, 10 -6 12। थर्ड रो को थर्ड कॉलम 5 3 6। ठीक है जी। ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमने एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, चलिए इसको लिख लेते हैं, -5 10 5 -3 -6 3 -6 12 6, और बी का वैल्यू, मैट्रिक्स बी का वैल्यू है 2 -1 एंड 3। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, -5 इंटू 2 ये हो गया -10 प्लस 10 इंटू -1 -10 प्लस 5 इंटू 3 15 हो गया। अब सेकंड रो से -3 इंटू 2 -6 प्लस -6 इंटू -1 प्लस का 6 हो गया, 6 1 6 प्लस 3 इंटू 3 9। थर्ड रो में चलते हैं, -6 इंटू 2 -12 प्लस 12 इंटू -1 -12 प्लस 6 3 जा 18। देखते हैं इसकी वैल्यू क्या मिलती है, -10 -10 -20 और
प्लस का 15 तो -5 मिली, 6 से 6 कैंसिल, 9 मिली, -24 + 18 तो -6 मिली, एंड विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो आपका क्या मिला, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है, बट adjoint of A into B is not equal to 0. So system of equation is inconsistent. Inconsistent. ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 इक्वेशन है हमारे पास। तो सबसे पहले मैं जो वेरिएबल्स हैं उनकी कोफिशिएंट्स के लिए मैट्रिक्स लिखता हूँ। 5 है, y का -1 और z का इधर है 4, x का कोफिशिएंट यहाँ 2, y का 3 और z का 5, x का यहाँ 5, y का -2 और z का 6। ठीक है जी। उसके बाद एक्स वाई जेड, एक्स वाला ये वेरिएबल एक्स वाई जेड वेरिएबल वाला मैट्रिक्स इज इक्वल कॉन्स्टेंट्स 5 2 -1, 5 2 -1 लिख लिया। अब इसको हमने क्या लिखा, मैट्रिक्स ए लिखा इसको हमने बोला था मैट्रिक्स एक्स, ये बताया ना, और इसको मैंने बताया था मैट्रिक्स पी। ठीक है जी। अब मैं सबसे पहले क्या फाइंड करूंगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करूंगा। चलिए, सबसे पहले तो +5। अब बचा क्या, देखो 5 कौन सी फर्स्ट रो में आ रहा, फर्स्ट कॉलम में आ रहा। जिस कॉलम में जो एलिमेंट आता है उसको हाइड करते हैं। 5 फर्स्ट रो में भी, फर्स्ट कॉलम में हाइड कर दिया। बचा क्या, ये 3, 5 -2 6, 6 3 18, -5 2 -10 1 है, 5 का -2 में -10 और यहाँ माइनस तो +10 हो गया। उसके बाद मैं क्या लगाता हूँ, माइनस, और यहाँ भी माइनस है, क्योंकि ये होता है हमारा प्लस में, ये होता है माइनस में, फिर ये होता है प्लस में फर्स्ट रो के लिए। ठीक है जी। और यहाँ भी माइनस है, तो ये हो गया +1। अब क्या करूँगा, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को हाइड करूँगा। बचेगा 2 5 5 6, 6 2 12, -5 5 25। उसके बाद +4। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड होगा, 2 का -2 में तो -4, -3 का 5 में 15। ठीक है जी। अब 5 × 18 and 10 28, +1 × यहाँ पे कितना बचा, -13, +4 × यहाँ पे कितना हो गया, -19। 5 का 28 में करूँगा तो 140, ये हो गया -13, 1 का -13 में, और ये हो गया -76। अब देखो प्लस का 140 और माइनस में कितना हो गया, ये 639718, सब्ट्रैक्ट करके 10 - 9 1, 17, ये बचा 3, 13 - 8 5। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, और जब ये 0 के इक्वल नहीं है तो फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, हेंस सिस्टम ऑफ equation is consistent। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 6, 1 to 6 कंप्लीट।